हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभु एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 का पार्ट 2। मतलब पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जाके देख लो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जो करना है सब अभी कर दो, क्योंकि पूरा वीडियो जो है फिर एकदम फ्लो में चलेगा। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे हमारा 3 टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक एक्चुअल में है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ये दिया हुआ है। और सेकंड टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड चैप्टर अभी आगे मिटा के इसको लिख लेंगे। चलो अच्छा, देखो अकाउंटिंग का, क्योंकि अकाउंट हम बनाते हैं, अकाउंटिंग का एक पर्पस होता है, एक उसका काम होता है, फंक्शन होता है कि वो क्या क्या चीज़ों में काम करता है। तुम्हारी बुक में देखोगे ना तो बहुत लंबा लंबा बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसमें से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को निकाल के हमने क्या किया है, यहाँ पे नोट किया है। और आप लोग भी बस इतना ही नोट कर लो, कॉपी बुक निकाल के बैठ जाओ, पेन निकाल के बैठ जाओ, लिखना चालू कर दो। साथ ही साथ में लिखना स्टार्ट करो ताकि तुमको दोबारा फिर इसके बाद कोई दिक्कत ना हो। चलो अच्छा, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, देखो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का काम क्या क्या है? सबसे पहला है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब बात ये है कि अकाउंटिंग तो हम सिस्टमैटिक वे में सब के सब मेंटेन करते ही हैं, लेकिन सिस्टमैटिक वे में कुछ बेसिस हैं। बेसिस मतलब उस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। तो जो हमारे समझदार लोग, पहले जितने लोग थे, अभी भी जितने लोग हैं, जितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ये अकाउंट्स को बनवाती है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है, उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से हम जो है क्या करते हैं, अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, मेन चीज़ क्या है इसमें कि रूल्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स। सर ये सब क्या है? अभी जो सेकंड चैप्टर आएगा ना, वहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं उसके, पढ़ेंगे उसको भी। फिलहाल ये समझो कि क्योंकि कुछ काम करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ढंग होता है, तो हम उसी तरीके से अकाउंटिंग को बनाते हैं, ताकि वो देखने वाले के लिए भी, जो बनाने वाला है उसके लिए, जिसके लिए बनाया जा रहा है, यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र, इंटरनल यूज़र, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, तो उसके लिए भी ये क्या हो, काम में आए। अगला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्चुअल में 2 चीज़ें आती हैं। पहला आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये पूरा एक ही चीज़ है। सेकंड आता है हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट है। अब समझो कि अकाउंटिंग का ये भी काम है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाए और बैलेंस शीट भी बनाया जाए। इससे क्या होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको पता चलेगा, देखो नाम में ही है प्रॉफिट और लॉस, 2 चीज़ें हैं, प्रॉफिट और लॉस। तो सीधी सी बात है, जब मैं ये बनाएंगे तो इसमें क्या समझ में आएगा हमको कि हमको प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है साल भर में, ये पता चले। साल भर में, क्योंकि ज़िंदगी भर का नहीं बनाते हम, पर्टिकुलर एक अकाउंटिंग टाइम का बनाते हैं, जिसको अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है, अभी वो सारे ईयर्स वगैरह भी मैं बताऊंगा। इसके बाद बनता है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट क्या है? ये बैलेंस शीट एक्चुअल में तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, तुम्हारे पास कितना कैपिटल है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितना एसेट्स हैं, फिर उस एसेट्स में भी करेंट एसेट्स कितने हैं, नॉन करेंट एसेट्स कितने हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें तुम्हारा जो है ये बैलेंस शीट बताता है। अच्छा ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेकंड। अब अकाउंटिंग का आते हैं थर्ड काम। क्या है थर्ड काम? है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। देखो सीधी सी बात है, तुम किसी बिजनेस का अकाउंट बना रहे हो, बिजनेस लॉ के हिसाब से चलता है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है। तुम किसी भी चीज़ का बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, जो गवर्नमेंट, तुम जिस चीज़ का लाइसेंस लोगे उसी चीज़ का बिजनेस करोगे। जाहिर सी बात है, जब लाइसेंस लोगे तो वो तुमको प्रॉपरली टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे गवर्नमेंट, तुमको इनकम टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा, वो भी अभी आगे आएगा। देखो, तो हम क्या करते हैं ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो अलग अलग अथॉरिटी ने बनाया है गवर्नमेंट के हाथ से ही। क्या है? कंपनीज एक्ट है, जीएसटी एक्ट है। तो ये दोनों एक्ट के हिसाब से जो है, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है कंपनी चलती है। ठीक है, तो मतलब हमारा कहना ये है कि जब हमको कभी भी लीगल रिक्वायरमेंट की, लीगल रिक्वायरमेंट, देखो नाम में ही लॉ है,
ठीक है। तो कभी अगर कोई आके पूछा कि भाई तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, तो हम क्या अपना अकाउंट्स वगैरह जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी दिखा सकते हैं उनको। ओके चलो ठीक है। कम्युनिकेटिंग टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देखो अब ये जब सारी चीज़ें ये क्या है बनाने के बाद में कम्युनिकेट करना, इवन पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि उसका क्या होता है, डेफिनेशन में ही दिया हुआ था, कम्युनिकेटिंग टू द रिजल्ट्स देयर ऑफ, ठीक है, इंटरप्रिटेशन टू द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अच्छा अब ये क्या कर रहा है, ये कम्युनिकेट कर रहा है, भाई जितना भी डेटा तुमने बनाया वो क्या कर रहा है, किसी को मैसेज पास कर रहा है, किसी देखने वाले को वो मैसेज पास कर रहा है, ओके इनके पास में इतना अकाउंट्स है, इतना एसेट्स है, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, इन ये सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या है उससे पता चलता है हमको कि अच्छा ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास में अवेलेबल है। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट वन, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। देखो ये क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग का काम है, अकाउंटिंग बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि जो देखने वाला है उसको नज़र आए, मैनेजमेंट यानी जो कंपनी का जो मैनेजर है या जो मैनेजमेंट की जो टीम है वो देखेगी कि अरे मेरा परचेज ज़्यादा हुआ, मेरा सेल ज़्यादा हुआ, मेरे पास इनकम जब कम आया या ज़्यादा आया, मेरे को लॉस ज़्यादा हुआ, वो सारी चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट्स को क्या करेंगे वो लोग एनालिसिस करेंगे और फिर इसके बाद वो प्रॉपरली डिसीजन लेंगे। ओके तो ये जो था तुम्हारा ये 5 फंक्शंस हो गए किसके, अकाउंटिंग के। अच्छा मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अब आता है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअली कल ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, मतलब ये है कि जो पिछले वाले वीडियो में था तुमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, ये एक्चुअल में एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी रिलेटेबल हैं, ठीक है। चलो अच्छा देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का फर्स्ट वाला है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। सीधी सी बात है, अकाउंट्स बना क्यों रहे हो, ताकि इंफॉर्मेशन पता चल सके कंपनी का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चल सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फॉर्म का, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना उसके पास में कंपनी के कैपिटल है, कितना कैश है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें पता लगाया जा सके उस प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर बिजनेस का। ओके ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एविडेंस इन कोर्ट, एविडेंस इन कोर्ट। अब समझो एविडेंस, प्रूफ क्या है, जैसे मान के चलो कि कोई तुम्हारे ऊपर आके अगर केस फाइल करे और तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो तुम क्या करोगे, तुम डॉक्यूमेंट ले जाके कोर्ट में दिखाओगे कि अरे सर देखिए हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही है, हम जो हैं वो फेयर ट्रेड कर रहे हैं, सही तरीके से बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। तो हमारे प्रॉपर, चाहे वो अकाउंट्स हो या और कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, वो क्या करता है, हमको हेल्प करता है सारी चीज़ें प्रूव करने में। ओके ठीक है। हेल्पफुल एंड डिसीजन मेकिंग, भाई जाहिर सी बात है अकाउंटिंग का एडवांटेज, सबसे मेन एडवांटेज है क्या, डिसीजन मेकिंग का। मैंने डेटा देखा, मैंने उसको एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन करके अब मैं क्या करूँगा, डिसीजन लूँगा, क्योंकि वो डेटा मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है। सो आई विल टेक द डिसीजन वाइसली फॉर द बेनिफिट ऑफ फॉर माई बिजनेस। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगला क्या है, फोर्थ वाला, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। फैसिलिटेट, पिछले वाली वीडियो में फैसिलिटेट का मतलब बताया था, नीचे कमेंट में बताओ क्या होता है फैसिलिटेट का मतलब। चलो देखो, अच्छा ये क्या कर रहा है, सेल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैं जब अपना इनकम देखूंगा तो इनकम देखने के बाद मेरे को क्या समझ में आएगा, ये पता चलेगा कि अरे मेरी इनकम कम है, या कम भी अगर ना हो तो मैं इस साल से अगले साल सोचूंगा और ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। तुम जैसे काम करते हो, तुमको लगता है यार मैं अभी 1000 कमा रहा, कुछ दिन बाद फिर सोचोगे 2000 कमाऊँ, 3000 कमाऊँ। तो क्योंकि हमारी चाहत हदें पार कर दी, डेवलपमेंट की हदें पार कर दी, तो हमको पैसा भी तो ज़्यादा चाहिए। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर है ये, ठीक है। देखो अच्छा हो गया, तो थर्ड फोर्थ, अच्छा अब आते हैं फिफ्थ, रिप्लेसेस मेमोरी। भाई साहब बहुत दिक्कत है मेमोरी का, समझो क्या है मेमोरी का। डेली बिजनेस में हज़ारों ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तुम ऐसे समझो, मम्मी ने तुमको 500 रुपये दिया, उस 500 रुपये तुमको सुबह दिया, शाम तक में तुमने सारा पैसा खत्म कर दिया। अब तुम 10 रुपये का गुपचुप खाए, 20 रुपये का फिर आइसक्रीम खाए, 30 रुपये का फिर कुछ खाए, 100 रुपये का कुछ और लिया, 40 रुपये किराया दिया आने जाने का, 20 रुपये का पेट्रोल डलवाया। अब ये सारी चीज़ें, शाम को तुम आओगे, मैं तुमसे पूछूंगा हिसाब बताओ, पूरे 500 का हिसाब बताना मुश्किल हो जाएगा। तुम मोटा मोटी 200-250 रुपये तक का ही हिसाब बता पाओगे। 30 रुपये, 7 रुपये, 33 रुपये, 77 रुपये, 67 रुपये, इतना कहाँ से याद रखोगे। इसीलिए क्योंकि इतना याद रख पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है,
तुम सोचो ये तो सुबह की बात है, बिजनेस में पूरे साल भर का अकाउंट्स है। अब बिजनेस में अगर कोई दिसंबर में अकाउंट्स बना रहा है, उससे कोई पूछे अप्रैल में क्या ट्रांजेक्शंस हुए थे, इतना याद कहाँ रहेगा, नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ गए। अच्छा, अगला है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। मैंने ऑलरेडी बताया एविडेंस है, एविडेंस है मतलब सेटलमेंट इन टैक्स लायबिलिटीज। देखो इनकम टैक्स ऑफिसर हमारे पास आया, बोला कि तुम्हारे पास कितना है, दिखाओ। हमारा डॉक्यूमेंट चेक किया, उसने बोला अरे हाँ इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इतना रुपये टैक्स दो। बोला कि नहीं सर इतने रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ है, ज़रा आप हमारे खर्चे भी देखिए, खर्चा सारा माइनस कर दो तब हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, अब इतने रुपये पे टैक्स पे करो। ठीक है सर, इतने रुपये पे टैक्स पे किया जा सकता है। तो वो क्या होगा, तुम्हारा जो टैक्स होगा, हम जीएसटी पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम क्या करेंगे, अकाउंट्स के बिहाफ में, अकाउंट्स के बेसिस पे हम क्या कर पाएंगे, टैक्स पे कर पाएंगे। चलो ठीक है, तो ये हो गए क्या, अकाउंटिंग के हमारे एडवांटेजेस। समझ में आया, बढ़िया। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। देखो अकाउंटिंग के ना कुछ नुकसान भी हैं, एक्चुअल में वो नुकसान हमसे ही होता है, और अकाउंटिंग बनाया ही ऐसा गया है कि वो, क्योंकि हम प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, मैंने बताया रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं ना, तो उसका कुछ लूप होल भी होता है, कुछ ड्रॉबैक भी होता है। वही ड्रॉबैक के बारे में जानते हैं। देखो पहला है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो है वो पूरा का पूरा क्या होता है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता। तुम अपने कंपनी के जितने भी मॉनेटरी वाले टर्म्स पे, मतलब मनी के टर्म्स में जो भी चीज़ें हैं, तुम सिर्फ उन्हीं का वैल्यूएशन कर सकते हो। ठीक है, क्या तुम अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल का वैल्यूएशन कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो पूरे तरीके से अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होता। देखो हम ही अकाउंट्स बना रहे हैं, गलती हो सकती है। तुमको क्या लिखना ही तो है, 1000 लिखना था 10,000 लिख दिए, एक जीरो बढ़ गया, 1100 लिखना था 110 लिख दिए। ठीक है, 350 लिखना था 305 लिख दिए। तो गलतियां अमाउंट वगैरह में डालने में होती हैं, तो इसीलिए कई बार क्या होता है, ये पूरे तरीके से एग्जैक्ट नहीं है। ऑल्दो हम बनाते इसको इसीलिए हैं ताकि हमारा जो पूरा डेटा है वो सही हो, और इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या करे, हमारे लिए अच्छा, मतलब यूज़र के लिए वो क्या हो, फ्रेंडली हो, सही हो, ताकि कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है या कोई बैंक से पैसा लोन लेना चाहता है तो उसके लिए वो क्या हो, सही हो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, इसलिए इसको फुल्ली एग्जैक्ट नहीं बोला है। एग्जैक्ट है बट फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, चलो अगला है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। समझो अब बात को, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा भी होता है जो कि अनरियलिस्टिक होता है। सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं कि तुमने कोई लैंड खरीदा अप्रैल में। ठीक है, अब दिसंबर आ गया, दिसंबर में तुमने लैंड खरीदा था जो अप्रैल में, वो था ज़मीन की कीमत 1 लाख रुपए की। दिसंबर में उसकी प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, 1,50,000 रुपये हो गई। इन केस अगर बढ़ गई तो अच्छा, अब बढ़ तो गई ज़मीन की प्राइस, प्रॉपर्टी की प्राइस, लैंड की प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब ये इंक्रीज हुई तो तुमको अपने अकाउंट्स में भी क्या दिखाना था, उसकी एसेट की वैल्यू बढ़ानी थी, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उतना ही रखा। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेटेबल नहीं है, अनरियलिस्टिक है। समझ में आई बात। बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग की कीमत थी 10 लाख रुपए, 6 महीने बाद उसकी कीमत हो गई 11 लाख रुपए, लेकिन तुम अभी भी अपने अकाउंट्स में कितना दिखा रहे हो, 10 ही लाख रुपए दिखा रहे हो। समझ में आया। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पे अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। ऑल्दो एक परसेप्शन है कि हाँ वो जो डेटा है वो इतने का तो है ही, तो वो क्या है, हमको एक बेस पता चल जाता है कि यार वो एसेट इतने रुपए का है। अब एक्यूरेट वो तब पता चलेगा जब हम उसको मार्केट में बेचने जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चल अगला है हमारा थर्ड वाला, इग्नोर्स द क्वालिटेटिव इवेंट्स। मैंने जैसे बताया तुमको कि सपोज करो, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है कि एक आर्टिस्ट है गिटार बजाने वाला, वो म्यूज़िक कंपनी में काम कर रहा है। अब म्यूज़िक कंपनी में काम कर रहा है तो उसको वो पे किया जा रहा है। उसने एक गाना बनाया तो 2 करोड़ रुपए मिला, दूसरा गाना बनाया तो 3 करोड़ रुपए मिला, लेकिन उस कंपनी का टोटल जो बैलेंस शीट बना, जो टोटल इनकम स्टेटमेंट बना, क्या देखो हमने एसेट्स की वैल्यू डाली, हमने बिल्डिंग का डाला, मशीनरी का डाला, फर्नीचर का डाला, सबका डाला, लेकिन किसी इंसान के स्किल की वैल्यू क्या हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं? तुम अपने टैलेंट का वैल्यू पैसे के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तुम्हारे टैलेंट की वैल्यू
मतलब अनइमेजिनेबल है, तुम उसको काउंट नहीं कर सकते मनी के टर्म्स में। हाँ, उसके बेसिस पर तुम इनकम बहुत बेहिसाब अर्न कर सकते हो, लेकिन उसके स्किल को तुम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि स्किल जो होता है वो डे वाइज क्या होता है, इंप्रूव होता रहता है। तो अकाउंटिंग का ये डिसएडवांटेजेस है कि अकाउंटिंग जो है किसी भी एम्प्लॉय के स्किल को मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं करता, क्योंकि मनी के टर्म्स में है ही नहीं ना, तो नहीं कैलकुलेट कर सकता। ठीक है, फिर अगला है इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। मैंने अभी यहाँ पर बताया कि एसेट की वैल्यू अगर बढ़ गई तो हमको क्या है वो पता नहीं चला। ठीक है, जैसे इस लैंड की वैल्यू 1 अप्रैल में था 1 लाख रुपए, दिसंबर में 1,50,000 हो गया उसी साल, तो अब नहीं पता चला, इसीलिए उसने क्या किया, उसने 1 ही लाख मेंटेन कर रहा है, तो वो इग्नोर कर रहा है जो प्राइस लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, फिर अगला है अकाउंटेंसी में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। भाई साहब, विंडो ड्रेसिंग, ये जो शब्द है विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ? खिड़की पे पर्दा लगाने को मत बोलना तुम विंडो ड्रेसिंग है, या खिड़की को सजाने को मत बोलना विंडो ड्रेसिंग है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मैनिपुलेट करना। समझो, जैसे मेरे कंपनी में एक एम्प्लॉय है, वो गया स्टॉक लेके आया 10,000 रुपये का, एक्चुअल में उस स्टॉक की वैल्यू थी 9,500, लेकिन उसने क्या किया, उसने बिल बनवाया 10,000 का, बोला बॉस को तो दिखा दूंगा यार 10,000 का सामान खरीदा। अच्छा, ये है विंडो ड्रेसिंग। मतलब ये कि मैं ही अकाउंट बनाने वाला, मेरे पास जो बिल आया मैंने उसके हिसाब से अकाउंट्स बना दिया, लेकिन उस प्रोडक्ट की वैल्यू एक्यूरेट में वो थी नहीं। इसका मतलब है मैं क्या कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ। एंट्री मैं पास करूंगा, अकाउंट्स मैं बनाऊंगा, अमाउंट मैं लिखूंगा, तो मैं अपने हिसाब से कई बार कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कर सकता हूं। ये भी एक डिसएडवांटेजेस है अकाउंट्स का, लेकिन मैं उसको अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर करूंगा, लेकिन वो डिसएडवांटेज है, एक्यूरेट नहीं है, इसीलिए बोला है विंडो ड्रेसिंग। मतलब हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं अकाउंट्स को। समझ में आई बात? ओके, चलो तो अब आते हैं हम अगले अपने टॉपिक पे, जो कि है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है हमारा यहाँ पे, देखो, क्योंकि अकाउंट्स बहुत बड़ा है, मतलब अभी 11th में तो तुमको नहीं समझ में आएगा कि कितना बड़ा है, बट फिर भी ये जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अकाउंटिंग का क्या बोल रहा है यहाँ पे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बोल रहा है, जो कि हमारा 3 बेसिस पे है। पहला है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर अब ये तीनों क्या है, मैं एक बात बताता हूँ, ये जो तुम्हारी तीनों टॉपिक्स हैं, ये तीनों एक एक सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम्हारा पूरा एक सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग तुम्हारा पूरा एक सब्जेक्ट है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तुम्हारा एक पूरा सब्जेक्ट है। ये कब पढ़ोगे? ये पढ़ोगे जब तुम बीकॉम करोगे 12th के बाद, या बीबीए करोगे 12th के बाद। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर में है, कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड ईयर में है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग थर्ड ईयर में। 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, अच्छा चलो देखो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? वेल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम अभी 11th-12th में पढ़ने जा रहे हैं ना, इसी का ही एक हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। मतलब जो हम अब अकाउंटिंग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही हिस्सा है। इवन 11th में तो ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, ऑलरेडी तुमको पता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस क्या होता है, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे करेंसी इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये उसको रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। सर रिकॉर्डिंग क्या होती है? हम जर्नल एंट्री पास करते हैं जर्नल बुक में, वो पास करेंगे जब जर्नल एंट्री का चैप्टर पढ़ेंगे ना, 6-7 चैप्टर से अकाउंटिंग का, अभी लंबा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो देखो, अच्छा तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, समराइज करता है, फिर उसको इंटरप्रिटेट करता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में भी हेल्प करता है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे। इवन जो तुम्हारी बुक है, मैंने कल दिखाया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही रिलेटेड है। चलो अच्छा, अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, ये स्टडी करता है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोसेस की कॉस्ट को निकालने में, टू असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। क्या कर रहा है ये? सपोज करो कि एक बॉटल बनाने की कंपनी है, वो बॉटल महीने में 3,000 बॉटल बनाती है। ठीक है, जैसे मान के चलो सेलो की बॉटल हो गई, या मिल्टॉन की बॉटल हो गई, ठीक है, या और किसी भी कंपनी टपरवेयर की बॉटल हो गई, तो वो एक महीने में 3,000 बॉटल बनाते हैं। अब उस 3,000 बॉटल बनाने में
उनको क्या क्या लगा समझो थोड़ा सा। जैसे वो रॉ मटेरियल लेके आए होंगे, प्लास्टिक लेके आए होंगे, ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट दिए होंगे, फिर उसको स्टोर करने का वो कॉस्ट उसमें ऐड हुआ होगा, फिर जितने लेबर लगे होंगे उसको इधर से उधर करने में उसकी कॉस्ट लगी होगी, फिर वो मशीन में गया होगा, पिघलाया गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उसमें लगे होंगे, उस मशीन की कॉस्ट लगी होगी, फिर इसके बाद वो क्या हुआ होगा, पैकिंग वगैरह में गया होगा, फिर वहाँ पे भी लेबर लगे होंगे उसको पैक करने में, फिर उसके बाद फिर से उसको ट्रांसपोर्ट कराया गया होगा, स्टोर करवा के फिर होलसेलर को दिया गया होगा, फिर वो रिटेल शॉप्स में आए होंगे, तब जाके वो हमारे तक पहुँचे। तो इतना लंबा जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस का 3000 बॉटल का, एक बॉटल का कितना कॉस्ट हुआ, वो एक बॉटल की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। और कैसे उसकी कॉस्ट को और कम किया जा सके। कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को चाहिए अपने प्रोडक्ट को जितने कम पैसे में बना के जितने ज़्यादा पैसे में बेचे, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। अगला है हमारा लास्ट वाला मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझो, अभी तक कॉस्ट और फाइनेंशियल ये दो ही अकाउंटिंग था। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये अभी रिसेंट में डेवलप किया गया अकाउंटिंग है। इसकी लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ मैनेजमेंट तक के लोगों के लिए ज़रूरत है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम थर्ड ईयर में है, ये सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों के लिए बनाया गया अकाउंटिंग है, इसीलिए ये क्या है, मैनेजमेंट। देखो इसका नाम ही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट के लिए है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारा फंड कितना, कॉस्ट कितना, प्रॉफिट कितना, वो सारी चीज़ें कंपनी के मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाया जाता है। और ये सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन हेल्प करता है उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। ठीक है, समझ में आया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वी विल गोइंग टू स्टडी दिस ऑल, दिस इज द सब्जेक्ट्स एक्चुअली। ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ब्रांचेस। ठीक है, तो ये हम आगे आने वाले टाइम पे अपना पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th। होप डू लाइक इट। चलो फिर तुमसे मिलेंगे हम अगली क्लास में। जी हाँ।